नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो हैं वो लालू प्रसाद के करीबी हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के भी करीबी रहे हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा सर पहला सवाल होगा आपसे, परिचय नहीं लूँगा क्योंकि आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारा पहला सवाल है कि आपके और कर्पूरी ठाकुर जी के रिश्ते क्या थे? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी से हमारा 72 में रिश्ता हुआ। 72 में? 72 में एक जाति तोड़ो सम्मेलन था अललपट्टी दरभंगा में। दरभंगा में? दरभंगा प्रॉपर में एक अललपट्टी जगह है, वहाँ जाति तोड़ो सम्मेलन हो रहा था। तमाम समाजवादी युवजन सभा के नौजवानों को बुलाया गया। हम बीएससी कर चुके थे, ग्रेजुएट हो गए थे उस समय, और मैं साइंस का स्टूडेंट था। वहाँ जब मैं गया तो देखा जॉर्ज फर्नांडिस, एक से एक सोशलिस्ट लीडर उसमें आए हुए थे। आपको मालूम होगा कि राम सेवक यादव भी चुनाव लड़े थे ललित नारायण मिश्र के खिलाफ उसी दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से। और राम सेवक यादव उत्तर प्रदेश बदायूं, आपको मालूम है, बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे। जो राजनयन थे, राम सेवक यादव जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, मनीराम बागड़ी थे, वहाँ हरियाणा में एक कद के लोग थे। तो उनका हम सुनने गए थे। हम तो स्टूडेंट तुरंत बीएससी किए थे, लॉ में एडमिशन लिए थे। तो हम गए जो क्या है जाति तोड़ो सम्मेलन। और क्योंकि मैं छोटी छोटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताबों को आईएससी में पढ़ लिया था, तो मैं जानना चाहता था कि इसका यहाँ क्या एक्सप्रेशन हो रहा है, किस तरह से इसको उसको रखा जा रहा है। तो वहाँ आके हम प्रभावित हो गए जब कर्पूरी ठाकुर जी ने वहाँ समाजवाद पर और जाति तोड़ो जमात जोड़ो और चलो जात से जमात की ओर, इस पर जब उनका सब्जेक्ट था, सबका अपना, तो उस पर जब बोले हो तो हमको लगा कि ये समतामूलक समाज इसी रास्ते से बन सकता है। इसीलिए मैं जब 77 में एमएलए हुआ तो 3 महीने के भीतर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए इस्तीफा दे दिया। वो बहुत सीनियर थे। जरूर बताइएगा हमारे दर्शकों को, ऐसा क्या हुआ कि आपने इस्तीफा दिया? इस्तीफा इसलिए दे दिए कि हमको समाजवाद के राह को मजबूत करना था। अभी का वातावरण दूसरा है। उस समय में समाजवाद के राह को मजबूत करके ही सारी समस्याओं का निराकरण समाधान हो सकता था। ये हमने अध्ययन किया था जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के किताबों से, विचारों से। तो हमको लगा कि समतामूलक समाज तभी बन सकता है जब जात से जमात की ओर जाने का एक रास्ता प्रशस्त होगा। जो समाज में सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग से आते हैं, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी उस वर्ग से आ रहे थे जिनको पूरे बिहार में सबका संख्या जोड़ लिया जाए तो एक विधानसभा पूरा नहीं होगा। तब भी समस्तीपुर से, वो पितौजिया से वहाँ घर था, नेतृत्व करके आंदोलन करके जीतते थे। तो हमको लगा नहीं, पार्लियामेंट जीत ही गए हैं ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, हमको अब इनके लिए जगह खाली करना चाहिए। क्योंकि हमने डॉक्टर लोहिया को पढ़ा था। डॉक्टर लोहिया ने कहा था जिस दिन बहुसंख्यक पिछड़ा, बहुसंख्यक आबादी कम आबादी बैली के लिए थोड़ा खाद बनने की कोशिश करेगा, उसी दिन समतामूलक समाज बनने का नींव डल जाएगा। तो मैंने नींव डालने की कोशिश किया। आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। आज की परिस्थितियां कैसी? आज की परिस्थितियां तो बहुत ही, पूरे देश में आप समझ रहे हैं, बहुत खतरनाक दौर से, विचारों का लड़ाई है हम लोगों का, भाजपा से, सांप्रदायिक ताकतों से, लेकिन देश बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इस देश में अभी नागरिक की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, माने सिविल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दोनों चिंता का विषय बन गया है। अभी तो गुलामी और तानाशाही की ओर देश को ढकेला जा रहा है। ठीक है, अभी जो चुनाव हो रहा है 5 राज्य में, देश इतना आसान नहीं है। देश का जो जनमत मिलेगा 5 राज्यों में, वो इंडिकेटर होगा, बैरोमीटर होगा कि आगे 24 में क्या होगा। आप 89 में चुनाव जीते थे और 90 के दौर को जंगल राज कहा जाता है, वो राज आखिर क्या था? वो तो कहेंगे लोग, क्योंकि जब कमजोर वर्ग, गरीब लोग, दबे कुचले लोगों में जागृति होगी, उनको मुख्य धारा में लाने का कोई भी नेता कोशिश करेगा कि मुख्य धारा में जोड़ा जाए, जो कभी राजनीति राज सत्ता में नहीं थे। तो जो सामंती लोग हैं, जिनका मियाज ही सामंत है, जो दबाने की, शोषण करने का, दमन करने का सब दिन मन बना लिया है, वो तो जंगल राज क्या और भी इससे बड़ा राज कर सकता है। क्योंकि वो देखना नहीं चाहते हैं कि दबे कुचले लोग कभी आगे बढ़े। मैंने आपको बताया कर्पूरी जी के लिए मैंने इस्तीफा दे दिया। वो एक कड़ी है कि जो वंचित समाज है, जो बहुजन समाज है, उसको भी
ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर उसको भी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। आज यही लड़ाई हो रही है। जातीय जनगणना क्या है? अब जनगणना से स्पष्ट हो गया कि ये लोग कौन लोग वंचित है। इसका आर्थिक और सामाजिक सर्वे हो जाए तो और क्लियर हो जाएगा, योजना बनाने में सुविधा होगी। और देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होनी चाहिए जातीय आधारित, ताकि जो पिछड़ गया है समाज से उसको मुख्यधारा में जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य यही है, आर्थिक सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं। और संविधान भी कहता है, आर्टिकल 14 में भारतीय संविधान और 15(4) में साफ लिखा हुआ है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको विशेष अवसर देने का जो भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको कोशिश करना चाहिए। अच्छा, आपने एच डी देवगौड़ा जी के साथ काम किया, पूर्व प्रधानमंत्री, और इंद्र कुमार गुजराल जी के बीच भी काम किया। आपके काम की एक चर्चा होती है, वो है लाल कार्ड और पीला कार्ड। वो क्या था, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, जब मैं भारत सरकार का मंत्री बना, ओथ लेने के बाद ही मैं जब गांव में जाता था, कितने लोग कर्मी का साग खा रहे थे। मतलब जो बहुत ही गरीब आदमी, समाज का अंतिम आदमी, वो नमक दे के देखा मैंने कर्मी के साग को कोई बूढ़ी पका रहा है, जो चुनाव लड़ रहा था 96 उसी समय। तो मैंने कहा था कि इसको हम कर्मी का साग छोड़ा देंगे। संजोग ऐसा है कि मुझको फूड मिनिस्ट्री मिल गई। फूड मिनिस्ट्री मिली तो भोजन मंत्री हो गया, अनाज मंत्री पूरे देश का। तो हमको लगा 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, जितने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, तो हम चूंकि एस्टिमेट नहीं बना सकते थे फूड मिनिस्ट्री, तो उस समय मधु दनवते साहब डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग ही देगा कि बीपीएल है कितना पूरे देश में, पूरे कंट्री में। तो उन्होंने दे दिया हमको लगभग 40 करोड़, 37 करोड़ समथिंग था, आज 40 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे है। तो हमने 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल का एक प्रोजेक्ट बनाया। अब प्रोजेक्ट बनाकर 3 महीने के अंदर कैबिनेट में ले गया। कैबिनेट में ले गया तो कुछ विवाद भी हुआ। कैबिनेट की बात हम अभी खुल के नहीं कर सकते। फिनांस मिनिस्टर की राय कुछ अलग थी कि ये तो नया प्रेसिडेंस होगा, एक ही योजना में 30,000 करोड़ रुपए लग जाएंगे सरकार को, क्योंकि 2 रुपये किलो तो आप दे रहे हैं जनता को। शेष जो मार्जिन मनी है वो तो भारत सरकार को बियर करना पड़ेगा, आज भी करना पड़ रहा है। तो एक साल में 30,000 करोड़ रुपया सिर्फ गरीबों को, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को अनाज, सस्ता अनाज देने में लगेगा। तो मैंने सबसे पहले जन वितरण प्रणाली को रिवैम्प कर दिया, मेरे बस की बात थी। उनका नाम रख दिया लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फोकस ऑन पुअर, केवल गरीबों को देंगे। तो ये जो योजना हमने रिवैम्प कर दिया, तो उसका नाम आप देख लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गया। तो इस योजना के तहत जब कैबिनेट में हमने स्वीकृति कर लिए सब लोग, क्योंकि उसमें वामपंथी दल भी उसमें मिनिस्ट्री में थे। सीपीआई के आपके इंजित गुप्ता जी होम मिनिस्टर थे। हमने सबसे संपर्क किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबकी सहमति होगी तभी योजना। क्योंकि कुछ हमारे मिनिस्ट्री में भी जो हमारे कलीग थे कैबिनेट के, उन लोग असहमत कर रहे थे कि नहीं, इतना बड़ा योजना यदि एक ही विभाग को दे दिया जाएगा प्रोजेक्ट, तो हर मिनिस्ट्री मांग करेगा, तो ये कैसे चलेगा, इससे फिजिबल नहीं है। कुछ लोग इस राय थी। तो हमने ज्योति बसु साहब उस समय में वहाँ चीफ मिनिस्टर थे पश्चिम बंगाल, मैं उनसे संपर्क किया, फिर इंजित गुप्ता से संपर्क किया, फिर हरकिशन सिंह सुरजीत सीपीएम के महासचिव थे पूरे, उनका भी सपोर्ट था। वो मिनिस्ट्री में नहीं थे, मिनिस्ट्री में सीपीआई हिस्सादारी, लेकिन समर्थन उनका था। तो सब लोग मिल करके कैबिनेट में पारित हो गया। फिर हम लोगों ने लाल किला से ऐलान कर दिया, और ये योजना जब लागू हुआ तो ये लक्ष्मण रेखा है। आज तक किसी सरकार, जो भी सरकार इसको टच नहीं कर रही है, एडिशनल कर रही है 5 किलो 5 किलो। ये तो बाढ़ सुखाड़ का अनाज था, ये जो अभी 3 लाख मीट्रिक टन अनाज हमको लग रहा है बीपीएल में लगता था। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, और 3 लाख मीट्रिक टन बाढ़ के लिए। चक्रपात तूफान उड़ीसा में आ जाए तो क्विंटल का क्विंटल अनाज देना पड़ता है। कालाहांडी में वहाँ भुखमरी हो जाती है। यहाँ बाढ़ आप देखते होंगे, महानंदा से लेकर उत्तर बिहार में जितनी नदियाँ, 21 जिले बाढ़ से प्रभावित है। आप देख रहे होंगे बाढ़ का अब आएगा समय तो कैसे कोहराम मच जाता है। इस समय हम लोगों ने कहा कि कोई पैसा भारत सरकार नहीं लेगी, हेलीकॉप्टर से हो चाहे रोड से हो, जैसे हो, क्विंटल का क्विंटल अनाज जनता को दे दिया जाए, क्योंकि आपदा का वक्त है। लेकिन इस जो नए अभी केंद्र में बैठे हुए हैं बादशाह ने देखा इसका इस्तेमाल चुनाव में क्यों नहीं हो सकता है। इन्होंने 5 किलो 5 किलो सरकर के खैरात बांटना शुरू कर दिया, तो ये 80 करोड़ हो गया।
इसका मतलब बीपीएल अब 80 करोड़ हो गया। तो फिर विकास क्या हुआ 9 साल में? जो बैठे हुए हैं केंद्र में सरकार के सरगना, इनको बताना पड़ेगा। जो 40 करोड़ था बीपीएल हम लोग के समय में, एक बैग छलांग कैसे मार दिया 9 साल में। जब मोदी जी आए तो 80 करोड़ हो गया। 80 करोड़ को अभी, वो भी टेम्प्रोरी, वो 40 करोड़ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैबिनेट से नहीं पास किए हैं। कभी कहेंगे दिसंबर तक होगा, कभी कहेंगे अब चुनाव आएगा तो कहेगा अप्रैल तक हम 2-5 किलो देंगे फ्री। मतलब ये एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास किया, इन्होंने कोई कैबिनेट में निर्णय नहीं लिया। चूंकि वो अनाज है जो सेंट्रल पूल है, उसमें अनाज रहता है। इस अनाज को ये इस तरह से जब जब चुनाव होता है किसी राज्य में तो डेट बढ़ा देता है कि अब 5 किलो हल मिलेगा। और आज उपलब्धि में गिन रहा है भाजपा। ये हमारी उपलब्धि होती तो कैबिनेट में करते ना। जो अनाज घट जाएगा कैबिनेट में करेगा तो हम लोग भी कर सकते थे। इतना अनाज नहीं है, कभी गेहूं घट जाता है, अभी कभी कहता है कि राशन कार्ड को हम रिवैम्प करेंगे, फिर से जांच करेंगे। आप देखे होंगे अभी इधर क्या है स्थितियां है। तो योजना को भी इसने दकच दिया। मैंने एक तरह से इस इतने बढ़िया योजना को दूसरे ढंग से एडिशनल अपने माने इलेक्शंस में एक खैरात बांटने लगा। डॉक्टर लोहिया कहते थे जो पुरुषार्थ खैरात ज्यादा बांटोगे तो देश पुरुषार्थहीन हो जाएगा, तब कोई काम ही नहीं करेगा, निकम्मा हो जाएगा, लोग निठल्ला हो जाएगा। तो देश की जो श्रम शक्ति निठल्ला हो जाएगा तो राष्ट्र मजबूत कैसे होगा। इसीलिए हम लोगों ने उतना ही किया था जितना संभव था। बीपीएल जो था सो ईएपीएल को भी देने लगा है, गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर, उनको भी बांट रहा है। अभी देखिए ये अनाज सभी बाजार में जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं एज एक्स फूड मिनिस्टर भारत सरकार, ये अनाज का डंप हो जाता है मार्केट में। क्योंकि ये अनाज तो उसको तनख्वाह भोगी लोग हैं, उनको अनाज थोड़े राशन कार्ड से लेना है। उससे अनाज उगाही किया, ट्रक पर लादा, बिक गया मार्केट में, डंप हो गया, ज्यादा दाम में मिलता है, वहाँ अनाज अच्छा रहता है क्वालिटी। ये स्थिति है। बहरहाल आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।